फ्लैकर होने के बाद और कुकर में से गुजरने के बाद, गर्म होने के बाद आ जाएगा सीड प्रेसिंग मशीनों की तरफ। अब सीड प्रेसिंग मशीनों की मैं डायग्राम आपको सादा सी डायग्राम में समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी आपको वीडियो भी दिखा दूँगा। तो सीड प्रेस मशीन कुछ इस तरह की होती है। ये इसकी मेन शाफ्ट होती है जो गेयर से जुड़ी होती है, और इसके ऊपर एक डिस्चार्ज, इस तरह डिस्चार्ज लगाए जाते हैं, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस तरह डिस्चार्ज लगाए जाते हैं। कुछ का जो मुँह है इस तरफ किया जाता है, कुछ का मुँह इस तरफ उल्टी साइड पे किया जाता है, कुछ का मुँह सीधी साइड पे किया जाता है। जब इधर से फिर हम जो गर्म किया हुआ जो फ्लैकर हुए हुए सीड है उसको हम इंटर करेंगे, तो ये डिस्चार्ज उसको आगे की तरफ धकेलेंगे, और ये जो उल्टे लगे हुए डिस्चार्ज उसको पीछे की तरफ धकेलेंगे। ये डिस्चार्ज हर सीड के अपने अपने सीड की उसकी कैपेसिटी के मुताबिक लगाए जाते हैं। जिसका अगर ज़्यादा है आयल, जिसमें ज़्यादा है उसको और तरह के डिस्चार्ज लगाए जाएंगे, जिसका आयल कम है उसको और तरह के डिस्चार्ज लगाए जाते हैं। ये फोरमैन या ऑपरेटर उसको सीड को मद्देनज़र रखते हुए डिस्चार्ज यहाँ पे सेट करता है। तो आगे यहाँ पे कोन लगी होती है, ये कोन है। इस कोन को हम मैकेनिकल प्रेशर कंट्रोल करते हैं। इससे जितना आपने प्रेशर आगे देना है इसको यहाँ से कंट्रोल होगा। कोन आप आगे करेंगे तो जो केक की मोटाई है ये कम होती जाएगी, कोन आप पीछे करेंगे केक की मोटाई ज़्यादा होती जाएगी। तो बाकी जो है ये इधर से हम प्रेशर देंगे और यहाँ से हम सीड इंटर होगा और यहाँ से सीड आगे की तरफ आएगा और यहाँ से ये इसको पीछे की तरफ धकेलेगी। एंड रिज़ल्ट ये होगा जो फ्लेक्स आपके बने हुए उसके अंदर जो सेल्स हैं, जो जिसमें ऑयल के कतरे हैं, वो एंड रिज़ल्ट उसका ये होगा कि वो वहाँ से अपने सेल्स को छोड़ के ऑयल के कतरे रिमूव हो जाएंगे सीड में से, और जो बाकी जिसकी अब ताकत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है वो यहाँ से निकलेगा, केक की शक्ल में बाहर आ जाएगा। ऑयल यहाँ से लगी होती है, चैन कन्वेयर लगी होती है जिसके ऊपर जाली लगी होती है। ऑयल यहाँ से नीचे एक और लाइन में चला जाएगा आगे सेटलिंग टैंक की तरफ, और यहाँ से जो कचरा है वो यहाँ से जो बारीक से थोड़ा सा मोटा कचरा होता है वो यहाँ से दोबारा रिसाइकल हो जाएगा। अब ये जो इसका है रेजिडेंस टाइम है, फीड रेट है, और ये मैकेनिकल प्रेशर है, इसका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। अब जैसे कि फीड रेट जो है ना, फीड रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये मैकेनिकल प्रेशर के। कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब आप अगर फीड रेट बढ़ाएंगे तो आगे प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा आपका। तो आपने उतना फीड रेट रखना है तो जितनी आपके मोटरों का लोड बर्दाश्त कर सकें, आपकी मोटरें या आपका जो गेयर है वो लोड बर्दाश्त कर सके, उसके मुताबिक आपने इसको फीड करना है सीड को। तो फीड रेट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो इसका रेजिडेंस टाइम है डिस्चार्ज इसके है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फीड रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इस रेजिडेंस टाइम के, मतलब अगर फीड रेट कम होगा यहाँ पे उसको स्टे टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, उसका जो सीड के अंदर नचोड़ होगा आयल का वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसको हम इसकी फीडिंग रेट ज़्यादा देंगे तो इसका जो रेजिडेंस टाइम है वो कम हो जाएगा, वो जल्दी से निकल जाएगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आ जाते हैं केक के अंदर जो आयल है उसका वो कितने % रह जाएगा, कि मतलब कितना ज़्यादा रह जाएगा, क्या अगर हम क्या करें तो कितना ज़्यादा रह जाएगा वो, और किस सेटिंग पे चलाएंगे तो वो आयल के अंदर जो केक के अंदर आयल है वो कम हो जाएगा। अब जो आयल इन केक है, आयल इन केक मतलब केक के अंदर आयल, वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो ये मैकेनिकल प्रेशर और ये जो आपका है जो रेजिडेंस टाइम है, इसके रेजिडेंस टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ऑयल इन केक। मिसाल के तौर पे अगर आप मैकेनिकल प्रेशर को कम करते हैं और जिससे रेजिडेंस टाइम भी कम हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी बाहर निकलेगा जो केक है, और इस वजह से इसका जो निचोड़ होगा वो ठीक से प्रेस नहीं होगा और आयल के जो केक के अंदर आयल ज़्यादा जाएगा। अगर आप मैकेनिकल प्रेशर को ज़्यादा करेंगे, इसको ज़्यादा करेंगे, और तो ये जो स्टे टाइम है ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा, रेजिडेंस टाइम भी इंक्रीज़ हो जाएगा, तो आयल के अंदर जो केक है वो कम हो जाएगा। तो बाज़ दफ़ा जो ऑपरेटर फोरमैन अपना वो सॉल्वेंट प्लांट की प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए इसको ये जो कोने हैं इसको कोन को खोल देते हैं, तो केक भी उसकी केक की मोटाई भी ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा जो आयल है वो ज़्यादा केक के अंदर जाता है। मतलब अगर एक मशीन की कैपेसिटी है, वो एक सीड है जिसमें 40% आयल है, वो उसको एंड रिज़ल्ट जब केक निकलता है उसमें वो तकरीबन 12 से 13% वो उसमें रिमेनिंग केक को में आयल छोड़ सकती है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने उसको मैकेनिकल
प्रेशर को रिलीज़ किया, कम किया और रेजिडेंस टाइम को कम किया है, तो उसकी वजह से ना उसकी जो स्पीड तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो ऑयल गए केक के अंदर वो तकरीबन 14 या 16% तक चला जाएगा केक के अंदर ऑयल। तो ये इस वजह से केक के अंदर ऑयल कम या ज़्यादा किया जा सकता है, किसकी वजह से? मैकेनिकल प्रेशर और जो रेजिडेंस टाइम है उस वजह से आप केक के अंदर ऑयल को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आ जाता है पावर का फैक्टर। पावर जो होती है, मतलब जो आपने पावर कंजम्पशन है, बिजली जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? फीड रेट जो आप फीड देंगे और ये मैकेनिकल प्रेशर के। मतलब अगर आप फीड रेट और मैकेनिकल प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका जो लोड है, पावर लोड, जो बिजली की पावर की कंजम्पशन है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने इसको देख के फीड रेट और मैकेनिकल प्रेशर को इस तरह बढ़ाना है ताकि आपका जो है ये जो पावर कंजम्पशन है ये भी कम से कम और प्रोडक्शन भी बेहतर से बेहतर हो। तो ये था इसका डायग्राम के हवाले से। तो नाज़रीन ये थी इसकी डायग्राम। अब मैं आपको इसकी वीडियो दिखा देता हूँ। ये देखें इसकी ये वीडियो है। इसमें आप देखें ये हमने जो सीड है इसको फीड किया है मशीन के अंदर। अब ये गेयर लगा हुआ है इसके अंदर, जो मेन शाफ्ट है इसके ऊपर जो डिस्चार्ज है वो अंदर छुपे हुए हैं, मतलब उसको हमने अंदर बंद किया हुआ है पेटी के अंदर। तो वो अंदर इस तरह चल रहे घूम रहे होंगे इस शाफ्ट के साथ साथ। तो वो जो आयल है वो नीचे से देख सकते हैं आप, ये आयल निकल रहा है और ये चैन कन्वेयर जा रही है, इसमें से आयल नीचे जा रहा है और जो कचरा बाकी रिसाइकल हो जाएगा। तो ये आगे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह आगे केक निकल रहा है। जब कोन के दरमियान में से केक साइड से निकल रहा है केक। तो जितना आप इस कोन को प्रेस करेंगे केक का जो साइज़ है वो मोटाई छोटी होती जाएगी, और जितना आप इस कोन को प्रेशर को मैकेनिकल प्रेशर को रिलीज़ करेंगे केक मोटा होता जाएगा, आयल भी ज़्यादा उसमें जाएगा। तो ये वीडियो थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हाई मॉइस्चर और लो मॉइस्चर का क्या इफेक्ट आता है। तो नाज़रीन अगर आप हाई मॉइस्चर करेंगे केक का तो इसका नुकसान एक ये भी है कि जो केक के अंदर आयल है वो ज़्यादा रह जाएगा, और दूसरी बात ये है कि जब आयल के अंदर जो मॉइस्चर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। वैसे आयल के अंदर जो मॉइस्चर है वो 0.3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर ज़्यादा होगा तो फिर आयल आपका ख़राब भी हो सकता है। अगर इंतहाई लो मॉइस्चर, वो भी नुकसान है। इंतहाई लो मॉइस्चर से ये होगा जब आयल निकलेगा यहाँ से डिस्चार्ज से इधर से रिलीज़ होगा, इसके साथ कचरा बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि वो भुरभुरा होगा सीड और उसमें जान नहीं होगी, जिसकी वजह से ना वो इस कचरा बहुत ज़्यादा निकलेगा। और एक दूसरी वजह ये भी है कि जब केक निकलेगा उसका केक कोई ख़ास मतलब बड़े बड़े पीस की सूरत में नहीं होगा, छोटा छोटा जैसे भुरभुरा सा होगा और छोटे छोटे साइज़ का होगा। मज़ेदार केक आपका नहीं बन सकता। इसके अलावा केक कैसा होना चाहिए? केक की जो अंदरूनी सतह होती है, जो जहाँ से शाफर से निकलेगी, वो होती है चमकदार और ज़रा ठीक से प्रेस हुई होती है। और जो बाहर वाली जो सतह होती है, जो केक का जो बाहर वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये थोड़ा इसमें पोर्स होते हैं। ये पोर्स होने बहुत ज़रूरी हैं ताकि जब आगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट की तरफ जाएगा तो इसके अंदर हेक्सेन पेनिट्रेट करेगा अंदर और ऑयल हमारा निकलेगा। और ये जो बाहर वाली सतह होती है ये ज़रा चमकीली होती है। तो दूसरा, केक की क्वालिटी को ये भी देखा जाता है कि इसको ज़्यादा डार्क ना हो जाए, केक ज़्यादा गहरे रंग का ना हो जाए। मतलब एक सोयाबीन सीड है, उसका जो रंग है सीड का येलो रंग का होता है, उसको ज़्यादा आपने जलाना नहीं है। अगर वो ज़्यादा जल जाएगा तो आपकी आगे सोलबिलिटी भी डैमेज होगी। तो आपने यहाँ पे टेम्परेचर को भी कंट्रोल रखना है। अगर आपने स्टीम लगानी है उसको तो 70 सेंटीग्रेड से आप उसको 60 से या 70 सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना रखें उसका टेम्परेचर। एक तो ऑयल की एफएफए भी इंक्रीज़ हो जाएगी, फिर एसिड्स वगैरह, और दूसरा जो मील की क्वालिटी वो भी मुतासिर होगी कि एक गहरे डार्क रंग का ना हो, जो उसका रंग है नेचुरल वही होना चाहिए। तो अब हम ये करते क्यों हैं, मतलब प्री प्रेसिंग करते क्यों हैं? ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको जो ऑयल की रिकवरी है बेहतर हो सके और नेचुरल चीज़ आपको मिल सके। प्रेस की हुई चीज़ आपको ऑयल मिल रहा है, और जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट से जो ऑयल निकालते हैं वो तो एक हेक्सेन, हम एक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करके उसमें से ऑयल निकालते हैं। तो वो एक मियारी ऑयल नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जो पीआरपी से जो ऑयल निकलता है। तो दूसरी बड़ी वजह ये है कि जब हम इसको एक्सट्रैक्शन करेंगे तो एक्सट्रैक्शन को बेहतर बनाने के लिए केक में से सीड में से ऑयल कम करना होता है। वो इतनी कैपेसिटी में प्लांट नहीं निकाल सकता। वो बाज़ का सनफ्लावर में 48% भी ऑयल होता है, तो उसको यहाँ पे प्री प्रेसिंग में कंट्रोल कर लिया जाता है, बाकी उसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट की तरफ भेज दिया जाता है। तो ये मशीन इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। अब ये एक्सपेलर मशीनें मार्केट में मुख्तलिफ़ साइज़ की होती हैं, कोई
4 से 5 टन की भी होती हैं, कोई 7 टन की भी हैं, कोई 30 से 35 टन की भी हैं और कोई 50 से 60 टन की भी हैं। फिर ये एक्सपेलर मशीन है छोटी बड़ी, फिर आगे प्रेस मशीनें शुरू हो जाती हैं, वो 100 टन के भी हैं, 200 टन के भी हैं, 250 टन के भी हैं, बड़े बड़े। ये होती ये केक की कैपेसिटी होती है, जो टन मैंने आपको बताया, ये 24 घंटे में कितना केक बनाती है मशीन। तो ये मुख्तलिफ साइज़ की मशीनें होती हैं। ये डिपेंड करता है आपका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट कितना बड़ा है। अगर 500 टन का सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट है तो आप ये 2 प्रेस लगा लें तो काफ़ी है, लेकिन आपको 3 लगाने पड़ेंगे, एक आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा ताकि अगर एक मशीन ख़राब हो जाती है तो दूसरी चल जाए, आपकी प्रोडक्शन ना रुके। तो इसी तरह अगर आपने प्रेस नहीं लगाना तो आपने छोटी मशीन 50 ये 60 टन की, ये आप उसके मुताबिक प्लांट के मुताबिक आप लगा दें। जितनी मशीन बड़ी होती जाएगी उसमें ऑयल का कंट्रोल, जो केक के अंदर ऑयल है वो ज़्यादा होता जाएगा। जितनी मशीन छोटी होगी उतना उसमें से ऑयल का निचोड़ ज़्यादा होगा। मतलब एक 20% ऑयल है, अगर इस मशीन पे आप रखेंगे तो वो तकरीबन 5 से 6% उसमें ऑयल रह जाएगा, ऑयल इन केक के अंदर ऑयल रह जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इस प्रेस में 250 टन में वाली की मशीन में डालेंगे तो 20% अगर ऑयल है तो वो तकरीबन मैक्सिमम उसमें 10 से 12 तो लाजमी ही बचेगा केक के अंदर ऑयल। लेकिन इसका ये है कि इसमें केक की प्रोडक्शन नहीं, आप प्लांट का माल पूरा नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको यही मशीन लगानी पड़ेगी, बड़ी मशीन। तो इसमें केक की प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन ऑयल का निचोड़ थोड़ा से कम होता है। तो अब हम चलते हैं जब सेटलिंग टैंक की तरफ। अब ऑयल आ गया, अब सेटलिंग टैंक का क्या काम होता है। तो नाज़रीन, सेटलिंग टैंक की मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो ऑयल के साथ कचरा आया था, जो चैन कन्वेयर ने जितना चैन कन्वेयर के ऊपर साइज़ का था वो तो दोबारा रिसाइकल हो गया। जो छोटे पार्टिकल्स थे जो कचरे के, वो ऑयल के साथ आते हैं, तो उसको फिर एक सेटलिंग टैंक में रोक लेते हैं और एक लेवल के मुताबिक उस ऑयल को हम दूसरे टैंक की तरफ भेजते हैं। जो कचरा सेट हो चुका होता है उसको हम एक ब्लेड्स की मदद से हम उस ऊपर लेके आते हैं। इस तरह ये घूमता रहता है कचरा, और ये कचरा जब ऊपर आता है तो इसको हम आगे कन्वेयर की मदद से ना आगे दोबारा रिसाइकलिंग की तरफ लेके जाते हैं। ये केक के साथ आगे जो सीड के साथ मिल के दोबारा केक में शामिल हो जाएगा ये कचरा। इसमें से मज़ीद हम ऑयल निकाल लेंगे। जो बाकी ऑयल है वो देखें दूसरी टैंकियों में चला जाएगा। यहाँ इसको रेस्ट देने के बाद हम इसको एक न्यूट्रलाइज़र में डाल देंगे। वहाँ इसकी हम अगर हम डीप लेनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी कि हमने 24 घंटे में कितना ऑयल प्रोड्यूस किया, वो करेंगे। उसके बाद हम इसको फिल्ट्रेशन की तरफ भेजेंगे। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है, मैं वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट का जब ऑयल आ जाएगा एक ही साथ में उसका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आपको समझा दूंगा, फिल्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है और ये कैसे की जाती है। तो आज का तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगर नेक्स्ट लेक्चर हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट के मुतालिक होगा, क्योंकि अब केक हमने बना लिया है, अब हम उसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट की तरफ लेके जाएंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।